केस कम लहर बेदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए देश के राज्य एक एक करके लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब इस कड़ी में तेलंगाना का भी नाम शामिल हो गया है। तेलंगाना में अगले 10 दिन के लिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, क्योंकि राज्यों को अब लगने लगा है कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए अब आखिरी विकल्प को इस्तेमाल करने यानी लॉकडाउन करने का वक्त आ गया है। क्योंकि दिल्ली में संक्रमण में भारी गिरावट दर्ज की गई है। संक्रमण की जो दर पहले 35% थी, वो अब घटकर 17.76% से भी कम रह गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 12,481 नए मामले दर्ज हुए हैं, तो 347 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली के साथ देश में भी कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बीमारी का विकराल रूप अब भी जारी है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण का जो आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया था, वो अब 3.5 लाख के करीब देश में पहुंच गया है। संक्रमण के इस घटते आंकड़े को देखें तो लगता है कि अब दूसरी लहर थमने लगी है, लेकिन इसके साथ ही जब मौत के आंकड़े पर नजर जाती है तो फिक्र और परेशानी फिर बढ़ने लगती है। क्योंकि एक तरफ जहां संक्रमण के मामले कम हुए हैं, तो दूसरी तरफ पहली बार मौत का सर्वाधिक आंकड़ा सामने आया है। पिछले 24 घंटे में 4,205 मौतें दर्ज की गई हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई संक्रमण कम हो रहा है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर। तो संक्रमण के मामलों में कमी, क्या दूसरी लहर थमी? जब संक्रमण हुआ कम, फिर मौत क्यों ढा रही सितम? कम होती संक्रमण दर की क्या है सच्चाई? संक्रमण काबू करने में क्या लॉकडाउन ने भूमिका निभाई है? वो तमाम सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं कि संक्रमण की दर जो कम हो रही है, इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई नियंत्रण पा लिया गया है तेजी से बढ़ते संक्रमण की रफ्तार पर, या फिर कुछ और कारण है इसके पीछे? क्या दबाई जा रही है सच्चाई, हकीकत नहीं लाई जा रही है सामने? ये वजह है क्या टेस्टिंग कम हो चुकी है, इसकी वजह से जो आंकड़ा है वो ठीक प्रकार से सामने नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर मौत के आंकड़े की बात करें, वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और सर्वाधिक मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। 4,000 से ज्यादा मौतें, 4,205 मौतें दर्ज हुई हैं। तो इस विषय से जुड़े आपके भी कोई सवाल हो, कोई राय, कोई सुझाव हो, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट्स। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक और वरिष्ठ चिकित्सक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से ये चाहूंगी पूछना कि ये जो संक्रमण के आंकड़े कम हुए हैं, संक्रमण दर में कमी आई है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि अब दूसरी लहर जो है वो खत्म हो रही है, या मंद पड़ चुकी है, या फिर बेदम हो चुकी है? देखिए, ये इट्स वेरी टू प्रीमेच्योर, बहुत प्रीमेच्योर है ये कहना, क्योंकि आपने ही जैसे बताया कि डेथ रेट कम नहीं हुआ है। तो चूंकि ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं डाटा, और इसको बहुत जल्दी हम लोगों को ताली नहीं बजाना चाहिए कि हमारे कुछ कम हो रहे हैं केसेस को। तो आज कुछ है, कल कुछ है, ये तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। इसके कई फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स हम सबको मालूम है कि जैसे संडे को टेस्ट कम होते हैं जी। दूसरा क्या होता है कि टेस्ट कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं लैब में जाऊंगा तो वहां बहुत लंबी भीड़ होगी, या हुआ क्या है कि जैसे बेड्स की कमी है, ऐसे लैब की कमी पड़ गई है। तो जब लैब की कमी पड़ गई है तो वहाँ बहुत सारे सैंपल इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोगों को 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। और लोगों को ये भी दुख लगता है कि यार मैं आज दूंगा तो ये 2 दिन बाद मिलेगा। पहले जब ये संक्रमण शुरू हुआ था तो लोग फोन करते थे तो घर से आके एक लैब स्टैंड ले जाता था। आजकल कोई नहीं लाता, क्योंकि लैब को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि लैब इतना ओवरलोडेड है कि वो पहले वाला काम नहीं निपटा पा रहे हैं। तो ये सब कारण है जिससे कि ट्रू जो सही स्थिति है वो इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती। सही स्थिति धीरे धीरे पता चलेगी हम सबको कि सही में संक्रमण कम हुआ है कि नहीं। बट एक बात जरूर है कि स्टेबल जरूर है, ये बढ़ा नहीं है। ये नहीं कि 4 लाख के 8 लाख मामले हो जाए, तो ये मामला उसी कहीं ना कहीं ये 3 और 4 लाख के बीच में रेंज कर रहा है। ये अभी हमारे जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कि ये कोई नहीं बोल सकता कि इसकी पीक आ गई है कि नहीं आ गई।
यू नेवर नो। तो हमें वही के वही जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो लेके हमें चलना पड़ेगा, और ये सोच के चलना पड़ेगा कि हो सकता है ये 1 महीने चले और हो सकता है कि महीनों चले, बट जिस तरह से जो देश है, यूके है, यूएस है, इटली है, वहां जैसा हुआ वही एग्जैक्टली होगा। जल्दी ये पेंडेमिक ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वहां बिहेव किए थे, हमारे यहाँ भी बिहेव करेंगे। तो हमारे यहाँ भी बिहेव करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के अंत तक ये वेव कम हो जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, इस पर आगे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक रोहतक से जुड़े हैं। रणवीर, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कहना जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता को कि अपना मास्क लगा के रहें, सरकार के भरोसे पे ना रहें। सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप हमारे जनरल साहब को गांव की स्थिति के बारे में पता नहीं है, शहर में रहते हैं, लेकिन गांव की हालत बहुत बुरी हालत है। और हमारे नेता आज हमारी गाड़ी कमाई के पैसे पे बैठकर बंगलों में ऐश कर रहे हैं। रणवीर जी, आपने कहा कि गांव की हालत बहुत खराब है। हम चाहेंगे जरा आप जो तस्वीर है, सूरत हाल है, वो सामने रखने का प्रयास करें। आखिर क्या चल रहा है गांव, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर? सैनिटाइज है ना, गांव में हॉस्पिटल है ना, गांव में दवाई है ना, टीकाकरण है, कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग किस तरह से हो रही है? टेस्टिंग बिल्कुल आधी हो गई है जी। जो पहले होती थी उसका भी आधा हो गया है पहले से जी। बिल्कुल आप ग्राउंड पर आकर चेक कर सकते हैं। एक गांव में टीके के लिए सिर्फ 40 इंजेक्शन लेकर डॉक्टर आता है। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ, सिर्फ एक 40 टीके लेकर आता है 5000 की आबादी वाले गांव में, तो कैसे टीका वितरण करेंगे? ये सरकार ढोंग रच रही है कि हम 18 साल से वाले को लगा रहे हैं, पहले 45 साल से ऊपर वाले को दे दो, उनको तो कंप्लीट कर दो कम से कम। तो कर क्या रहे हैं? और मैं तो अपने मोदी जी से पूछना कहना चाहता, वो गंगा मैया आज उनको बुला रही है, उसमें समा जाओ ताकि लाशों को देख ले वो क्या हालत है। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उसमें समा जाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। आप तो ढोंग करते फिरते, पगड़ियां बांधते हैं, जनता मर रही है, गाँव की हालत आकर देखो क्या है। बिल्कुल, हम आपके गुस्से को समझ सकते हैं रणवीर जी, बिल्कुल, लेकिन हर एक पद की, हर एक जनता को ऑपरेशन जाना तो वैसे जाओ कर देखो ग्राउंड पर क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। डॉक्टर वेद, जिस तरीके से ये दर्शक हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कहा कि क्योंकि इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, रिपोर्ट्स भी इस बात को जो है वो कह रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर गया है संक्रमण जो है, और वहाँ बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ये जो दर्शक जुड़े, इन्होंने खुद बताया कि टेस्टिंग जो पहले होती थी वो आधी हो गई है। 5000 की आबादी वाले गाँव में सिर्फ 40 ही टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, सैंपलिंग हो पा रही है। ऐसे में क्या कहेंगे? क्या हम जैसा पहले दिया गया था वो मंत्र के टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए और फिर ट्रीट कीजिए, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? फिर देखिए, जब भी ये पैंडेमिक होता है तो ये गुस्सा भी स्वाभाविक है कि आप सोच सकते हैं जब दिल्ली के हालात इतने खराब हैं जी, तो दिल्ली से जो छोटे शहर हैं उनके हालात और भी खराब होंगे। जहां तक बात लॉजिस्टिक है, अवेलेबिलिटी की है कि कितने लैब, कैन यू इमेजिन कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो कुल जमा हमारे पास सिर्फ 2 लैब हुआ करती थी पूरे हिंदुस्तान में। एक था पूना वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मेरे ख्याल से एक CCMB हैदराबाद। ये दोनों ही लोग जो थे, कोई भी टेस्ट और पूरे दुनिया में नहीं करता था ये टेस्ट ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये बात जरूर है कि हमने उसके बाद 2000 लैब बना ली, बट वो भी एडिक्वेट नहीं है और वो भी सिर्फ शहरों में है। तो जो गांव का इश्यू है वो जो बता रहे हैं बिल्कुल सच बता रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हालत जब शहरों में इतनी खराब है, और उसका ब्लेम मैं किसी को नहीं देना चाहता। ये ना किया जाए कि इसको ब्लेम किया जाए या उसको ब्लेम किया जाए। ब्लेम तो इसको किया जाए कि पैंडेमिक की जो स्थिति है कि जहां हमने एक्सपेक्ट किया था कि 100 केसेस होंगे और वहां हो गए 4 लाख। जी। तो ये वैसे ही हुआ जैसे आपने सोचा कि मेरे घर में भाई चलो 100-200 मेहमान आएंगे, बट एकदम से 4 लाख मेहमान आ बिल्कुल, जैसा कहा, तो ये समझा गया था, उम्मीद से दुगना नहीं, यहाँ चौगुना दिखाई दे रहा है असर। तो साइंटिफिक कम्युनिटी को भी उतना ही जुम्मा होना चाहिए। किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, चाहे इस कंट्री में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे WHO, देखिए WHO पैंडेमिक के टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ का हेडक्वार्टर है,
उन्होंने तो हमें कभी गौर नहीं किया था कि आपके इतने सारे केसेस होंगे। सेकेंड वेव की बात जरूर चल रही थी, पर किसी ने भी, आफ्टर ऑल WHO का क्या काम है? WHO का काम है देशों को एक वार्न करना कि आपके ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो ऐसी कोई वार्निंग ना तो नेशनल ना इंटरनेशनल, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हमने कभी अपने पॉलिटिशियंस को या प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बताया कि इतने सारे ICU बेड की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो ऐसी बात नहीं थी। हम लोग ये कंट्री बहुत लेकिन डॉक्टर साहब, सब हर एक चीज का अपना एक सिस्टम होता है, दूरदर्शिता शायद इसी को कहते हैं कि आप आने वाली जो परेशानी है, भविष्य है, उसको देखते हुए अपनी तैयारी रखें। बिल्कुल, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर, इस पर हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट लॉकडाउन में हमें एक बहुत बड़ी चीज मिल गई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था कि एकदम से लॉकडाउन कर दिया था। उससे उनको काफी क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था कि मजदूरों को ये हुआ, वो मजदूरों को ये हुआ, पर गांव में बहुत कम संक्रमण फैला था। क्या हुआ था कि सडन क्लोजर कर दिया। तो जब सडन क्लोजर कर दिया तो गांव में ये बीमारी कम फैली थी फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव में अब हम वही देख रहे हैं कि चूक हो गई है और ये संक्रमण अब गांव तक पहुंच गया है। जी, करना, और कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये नहीं सहना चाहता कि लोग कहें कि भाई हमारी रोजी रोटी, तो इसको लेके इसमें लेट होता रहा, डिली डाली होती रही। अभी भी पूछा जाए तो सिर्फ साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें कंप्लीट लॉकडाउन है। इवन दिल्ली में भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। क्यों? पहले लॉकडाउन से हम थोड़े से क्रिटिसिज्म में रहे, तो जो भी पावर में रहता है वो दोनों चारों बिल्कुल प्रदेश की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी और उससे क्रिटिसिज्म से बचने के लिए भी सरकार इस बार फूंक के कदम रख रही है। डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे और बात करेंगे। जी, थोड़ा सा इस पर हम आगे और विस्तार से चर्चा लेंगे, लेकिन एक दर्शक हम इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, जींद से जुड़े हैं, सुरेंद्र सिंह हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, जींद जिले में 300 गांव हैं और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 10, 15, 12, 14 मौत ना हुई हो। गांव के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, आशा वर्कर, चौकीदार, सरपंच, इनके सारे गांव को छोड़ दिया गया है। पैरासीटामोल नहीं है, सिर दर्द तक की दवाई नहीं है गांव के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरों में घुसने नहीं दे रहा है कोई, शहरों में कोई सुविधा नहीं है। आज भी मेरे गांव के अंदर 2 आदमियों की मौत हुई एक हफ्ते के अंदर। सारा 2000 की आबादी का गांव है, एक हफ्ते के अंदर इस गांव के अंदर 9 मौत हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो आपने आंकड़े इस वक्त यहाँ पेश किए हैं बेहद चिंताजनक हैं, दुखद हैं। और डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, एक तो बीमारी का आतंक है, दूसरा यहाँ पर इस वक्त दहशत पसरी हुई है। सरकार और प्रशासन का साथ न मिलना इसमें और ज्यादा जो है पीड़ा को बढ़ा देता है। कैसे यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं यहाँ तक मदद पहुंचेगी? शहरों में हम देख चुके हैं कितना बुरा हाल हुआ है, अस्पताल के बाहर मरीज किस तरह से तड़प तड़प कर मरे हैं, तो गांव में वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पर हालात और कितने खराब हो सकते हैं। और इस वक्त क्या कदम उठाए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये जो फीडबैक आपके लोग दे रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये जानता हूँ कि जब ये कोरोना नहीं भी था, मैं तो खुद भी गांव को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि देश की स्थिति गांव में जैसे पहले थी वैसे ही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। जब कोरोना नहीं भी था तब भी पुअर था गांव की स्थिति हेल्थ की। अब क्या हुआ है इस टाइम कि इस टाइम एक तो जो वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं शहर में, तो फिर भी एक आदमी मिल जाता है, तो जिनको शासन चलाना है उस लेवल पे, चाहे वो सरपंच हो, सरपंच के ऊपर तहसीलदार हो, तहसीलदार के ऊपर SDO है, वो जो लोग भी थोड़े समर्थ थे वो वहां से भाग लिए हैं। तो जब वो भाग लिए हैं तो वो आदमी एक नॉर्मल जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। देखिए कितनी गलत चीज है ये कि गवर्नमेंट का तंत्र है, जैसे कर लड़ाई हो और सैनिक भाग जाए तो फिर लड़ाई कैसे होगी? कौन भी, हमें मालूम है कि मौत का खतरा है लड़ाई में, बट एक कमांड स्ट्रक्चर जो है तो पूछा जाए तो ये बड़ी दुख की बात है। और इसका संज्ञान एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेना है। मेडिकल इश्यू तो नहीं है कि उनकी जो सेना है, जो गवर्नमेंट की सेना है,
वो वहाँ मौजूद है कि नहीं है अपने जी पे। बिल्कुल। इस वक्त यहाँ हम देख रहे हैं कि जिन अधिकारियों को कर्तव्य परायण होना चाहिए वो कर्तव्य पलायन बने हुए हैं। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज जुड़े हैं जगाधरी से, और केपी मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मलिक जी, आऊंगी आपके पास भी और इस पर बात हम आपसे भी करेंगे विस्तार से। नीरज को ले लेते हैं। स्वागत है आपका नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले तो मैं मैडम जी आपको और खबर फर्स्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये चैनल गरीब आदमी की आवाज उठाता है। मेरा प्रश्न आपके चैनल पे पिछले 1.5 साल से हो रहा है, लेकिन अब तक मेरी समस्या नहीं दूर हुई मैडम जी। मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहराता हूँ। मैं यमुनानगर में एक गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट है जिसमें MBA बच्चों का कोर्स होता है, उसमें का काम करता हूँ क्योंकि मैं उससे घर में पढ़ा लिखा रही हूँ। मेरा वेतन 8,000 रुपये है। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई कर सकता, और जिसमें लग रहा है ट्रैक्टर उसका वेतन 50,000 है, मैनेजमेंट का वेतन 2-3 लाख रुपए है। जब मैं उनसे बात करता हूँ वे कहते हैं अगर सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो 5 PM लग रहे उनका वेतन हम 18,000 रुपये करते हैं कोशिश, तब हम देंगे, वरना नहीं देंगे। क्योंकि उनकी काफी राजनीतिक बंदों के लोग जाड़ पठान है मैनेजमेंट की, और वे निकालने की धमकी भी देते हैं। और मैं 1.5 साल से ये प्रश्न उठाया, मैं शिक्षा मंत्री के पास गया, 4 बार लिखित में मैंने दिया, उसने कुछ नहीं करा मेरे लिए। अब मेरा ये सवाल है, कह रहे मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं केवल अभी हम गरीबों का विकास करेंगे, गरीबों का वो करूंगा। मैं 1.5 साल से एक बात रख गया, हम अपने बच्चों को कैसे पाल लें, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे लिए। बिल्कुल, इस वक्त नीरज सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से लोग जो हैं इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप लगातार अपनी बात यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं। वेतन की असमानता को लेकर आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बेहद हम कह सकते हैं पीड़ादायक है, और उम्मीद यही है कि इस पर जल्द ही संज्ञान सरकार और प्रशासन लेंगे। मलिक जी, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है संक्रमण के मामलों में देश में कमी आई है, और दिल्ली में भी बहुत बड़ा यहाँ देख रहे हैं कि हम फर्क आ गया है। पहले जो फीसद था वो बहुत घटकर करीब आधा हो गया है। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन है ये दोबारा फिर से होगा, ये गति फिर से तेज होने वाली है, या फिर इसके पीछे आप कुछ और चीजें भी देख रहे हैं? क्या ये जो टेस्टिंग की बात हम जैसे कर रहे हैं, क्या उसमें आप देख रहे हैं कि कमी हुई है, इसीलिए ये संक्रमण दर जो है वो भी कम दिख रही है? देखिए कायनात, अगर आपने देखा जिस प्रकार से आपके सबसे पहले कॉलर का फोन आया था, उन्होंने गाँव की वास्तविक स्थिति आपके सामने रखी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूर हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण शहरों में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसने गांव की तरफ रुख कर लिया है, और कोरोना संक्रमण ने गांव में अपना कहर अभी शुरू ही किया है। ये शुरुआत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, आप भी मानते हैं कि गांव में चिकित्सकों की, चिकित्सालयों की बहुत कमी है। और उस कॉलर ने तो ये भी कहा कि वहाँ पे पैरासिटामोल तक नहीं है। अगर पैरासिटामोल नहीं है तो बाकी चीजें कितनी होंगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ सरकार जो है उसकी दूरदर्शिता साफ दिखाई देती है। सरकारें इस मामलों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी, जादूगरी कर रही हैं, बाकी जादूगरी नहीं कर पा रही हैं वो। जबकि हमने भी कोशिश की है कि अपने कई सारे आर्टिकलों में लिखा है सरकार को कि तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं, दूसरे संस्थान हैं, उनको तुरंत कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए। जी मलिक जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो है, बाद में मैंने बस 1 मिनट मिलूंगा, तब्दील करके वहाँ पे कम से कम कोरोना सेंटर बना के नॉर्मल एक जांच की जाए। लोगों को जो परेशानी है, लोगों को जो दिक्कत है, आप ये भी जानते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीजों के लिए, जो बहुत ज्यादा जांच कराने, हल्के फुल्के बुखार को बोधर ही नहीं करते। तो गांव में जागरूकता उतनी नहीं है और सरकार इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे तो लेकिन इस वक्त जैसे कि हम देख पा रहे हैं मलिक जी, लोग जिस तरीके से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और उन्होंने सूरत हाल बयां की है, इसको देख करके और सुन करके तो यही लगता है कि वो वाकिफ है इस बात से कि कोरोना जो है किस तरीके से कहर बरपा रहा है, और इस वक्त शासन प्रशासन जो है किस तरह से अनदेखा किए हुए है उनकी इस तकलीफ को। एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, सुधीर, स्वागत है आपका। सुधीर, रखिए अपनी बात। जी मैडम। सुधीर, अपनी टीवी की आवाज कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। मैडम, ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये मुर्दों को बेच रही है। इनके किडनी गुर्दे जो भी होते हैं ना, उनको बेच रही है। किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसको ना पॉजिटिव कर देता है।
मैं पूछना चाहता हूँ, अपने विशेषज्ञ बैठे हैं, मरने के बाद कैसे कोरोना हो सकता है? क्या इस तरह का कोई मामला आपके सामने आया है, नजरों के सामने? जी मैडम, मेरी गली में ये मामला आया है। छत पे गिरने से बंदे की मौत हो गई थी, उसको पीजीआई ले जाया गया, 3 दिन बाद उसकी कोरोना में मौत डेथ घोषित की गई। चलिए, और रास्ते में ही मर चुका था जी। और इससे पहले वो व्यक्ति जो था बिल्कुल स्वस्थ था? बिल्कुल स्वस्थ था मैडम, उन्होंने वैक्सीन लगवाया था, जिसकी वैक्सीन की ये बात कर रहे हैं कि हमने इतनी वैक्सीन लगाई। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी, डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, ये जो अभी दर्शक जुड़े इनकी बात को लेकर आप क्या कहेंगे? पाया है कि ये जो पूछ रहे हैं कि हाँ, कई लोग जो स्वस्थ होते हैं वो समझते हैं कि वो स्वस्थ है, पर उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी कभी कोई पेशेंट आता है हमारे पास भी कि साहब मेरा ये ऑपरेशन होना है या मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो आजकल क्या हो गया है कि हॉस्पिटल में अंदर लेने के पहले आदमी टेस्ट किया जाता है उसका। तो जब उसको टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कहता साहब मैं तो बिल्कुल हेल्दी था इसके पहले। तो ऐसा हो सकता है। बट एक बात मैं जनता को जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि गांव से जुड़े हुए सवाल हैं कि क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम गांव में ना तो ये बहुत बड़ी सुविधा क्रिएट कर पाएंगे कभी। हमें गांव में एक जो ट्रीटमेंट किट है, क्योंकि बहुत 4-5 दवाइयां हैं, बहुत सस्ती दवाइयां हैं, क्योंकि कुल कीमत अधिक से अधिक 100 रुपये होगी, वो गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहिए, ताकि गांव वालों को ये रहे चाहे आपको बीमार हो या ना हो, वो किट आप अपने पास रखिए। और यदि आपको बुखार आता है तो ये सोच के रखिए, बुखार हो या लूज मोशन हो, कि ये सोच के रखिए कोरोना ही है। तो इसका मतलब है इस पैंडेमिक टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आपको कोई भी जरा बुखार आता है, जरा भी सुस्ती आती है, जरा भी कोई ऐसे सिम्टम आते हैं कि आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, उसको कोरोना माना जाए और वो 4-5 दिन के लिए दवाई ले ली जाए। देखिए ये तो किया ही जा सकता है, इसमें कोई खुद को दूसरों से आइसोलेट कर ले वो व्यक्ति, अगर जिसे हल्की फुल्की सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हैं और जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो अपना उपचार जो है वो लें, तो यहाँ पर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होगी और नॉर्मल जो है सिचुएशन वो रहेगी। एक दर्शक जुड़े हैं बलकौर सिंह हमारे साथ कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका बलकौर जी, रखें अपनी बात। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ जी जी बलकौर जी, कहें अपनी बात और टीवी की आवाज को कम कर दें। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी नमस्ते। ये जो अपना जो है ना जी, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, जितनी भी जो अपोजिशन वाली खासकर जैसे कि दिल्ली वाली है, वो काम करने की बजाय और शोर मचाते हैं आकर जो ना इसमें अपना जो है ना मतलब टीवी पे इस महामारी के तहत मतलब जो है ना वो कार्यवाही तो काम तो कुछ करते नहीं और यहाँ मतलब नेगेटिव शोर मचाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो क्या मीडिया उसको अवॉइड नहीं कर सकता? नेगेटिव बातें बहुत दिखाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्शन है, मतलब सेंटर के ऊपर आरोप, यहाँ तो पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं, एक तरफ ही वो चलती है कार्रवाई। तो आप चाहते हैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना हो करके काम की बात होनी चाहिए और एक साथ आगे सबको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उनको अपना मतलब क्या वो कर रहे हैं, उनको क्या किया, क्या एफर्ट कर रहे हैं, वो कहने चाहिए उनको। अब जैसे कि ये दिल्ली गवर्नमेंट वाले जो आप वाले कह रहे हैं विदेशों को वैक्सीन भेजती, विदेशों को वैक्सीन भेजती जी, और वैक्सीन अगर विदेशों को दे दी तो विदेशों से हेल्प भी तो कितनी आ रही है। ये एक मतलब सारा का सारा काम करने की बजाय नेगेटिविटी, दिल्ली गवर्नमेंट की तो 24 घंटे नेगेटिविटी आती रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलकौर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर लगता है कि हर कोई जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने पर लगा हुआ है और हर कोई यहाँ जवाबदेही से बचना चाह रहा है। इसलिए अगर कहीं भी कोई कमी कोताही खामी दिखाई देती है तो उसको लेकर शोर मचा दिया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, KP मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक जी, जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर दर्शक जुड़े, उनकी बात को सुनकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? सरकारें कितनी गंभीर हुई हैं और लोग क्या लगता है उनसे ज्यादा गंभीर हो गए? देखो कायनात जी, अगर हम पिछले दिनों देखें जिस प्रकार से सरकारों का हमारे सामने निर्णय आया, चाहे वो चुनाव हो, यूपी में अभी ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ हुआ है,
जबकि वहाँ के सीएम ने पहले कहा था कि इसको सांकेतिक रूप से करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं माने और वहाँ पे कुंभ हुआ। उसको भी आप उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि जो लोग कुंभ में गए और वापस वो अपने घरों को आए, गाँव को आए, तो वो कोरोना को फैलाने में सहायक हुआ है। और उससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, मेरे पास बहुत रिसर्च है इसकी, बहुत लोगों के फोन आए, बहुत लोगों से बात हुई है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया जो दिल्ली को टच करता है, बहुत सारे दिल्ली के लोग वोटिंग करने गए हैं और कैंपेन करने गए हैं, तो वो वापस दिल्ली में 3 दिन में, उत्तर प्रदेश में तो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से वहां पर कोरोना का कहर बरपा है। कितने ही शिक्षक जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए थे, उनकी मौत वहां पर हो गई। एक दर्शक जुड़े हैं सुदेश रोहतक से हमारे साथ। जी सुदेश, रखें अपनी बात। मैडम, मैं जो आपके वरिष्ठ डॉक्टर है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा जी। यही मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉल की थी, मैंने बोला था किसी बंदे की छत से गिर के मौत होगी, उसने वैक्सीन भी लगवा रखी, उसने कोरोना टेस्ट भी करा रखा, उसके बाद वो करके पॉजिटिव हो सकता है। या तो ये आपके जो ये तरह जो बिकाऊ है, ये इनका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए सुदेश जी, बिल्कुल हम इस सवाल के जवाब आपके जरूर लेंगे। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, मैं चाहूंगी जरा जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई थी, छत से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई थी और उनको दिखा दिया गया कि कोविड पॉजिटिव थे वो, तो ये कैसे संभव है? संभव है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो जनरली आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाती बट सीरियसनेस से बचाती है। यदि आपको वैक्सीन लगी, जैसे मुझे 2 डोज वैक्सीन के लगे हुए हैं और मुझे भी कोरोना हुआ और बहुत माइल्ड हुआ, बट इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, बहुत रेयर। यानी कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद में आप टेस्ट करवाएंगे तो बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है कि आप पॉजिटिव पाए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के बाद कोई वैक्सीन लगाने से पॉजिटिव नहीं होता जी। ये हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन रहा हो। ये हमें सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है कि किसी ने, समझ लीजिए मुझे ऑलरेडी इन्फेक्शन है और मुझे वैक्सीन लग गया, अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्थी आदमी को जो वैक्सीन लगती है तो उसका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव नहीं। चलिए, बस एक अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी उस पर आप दे दें कि ये जो अभी आंकड़ा है जो कम दिखाई दे रहा है संक्रमण का, इसको कैसे देखा जाए? क्या माना जाए कि अभी पीक आना बाकी है? ये कहना बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ कॉशियस हमें रहना है जी। क्योंकि हमने दूसरे देशों की पैंडेमिक हालत देखी है। अमेरिका में इससे भी ज्यादा डेथ हुई थी। अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत मॉडर्न। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अभी ज्यादा इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, सावधानी और सतर्कता अभी बिल्कुल बरकरार रखनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कोरोना की ये दूसरी लहर है जिसने हमारे हेल्थ सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। भले ही संक्रमण के मामले अभी घटने शुरू हुए हों, लेकिन इस लहर के साथ ही विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के आने की चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो आगे कहीं ऐसा ना हो कि हाल और बेहाल हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।